पहले अहम खबर मॉस्को में पुतिन और अराक्ची की मुलाकात से जुड़ी। यह सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। पुतिन ने ईरान को पूरा समर्थन देने का वादा किया है। व्लादिमीर पुतिन ने अब्बास अराक्ची को दिया भरोसा, ईरानी हितों की रक्षा में रूस करेगा मदद। अराक्ची ने कहा अमेरिका बातचीत के लिए परेशान है। और बड़ी खबर है, ईरान युद्ध को लेकर रूस ने चेतावनी दी है। रूस ने अमेरिका और इजरायल को आगाह किया है, ईरान पर हमलों के दूरगामी असर होंगे और परमाणु ठिकानों पर हमलों से IAEA की साख को झटका लगा। परमाणु प्रसार संधि पर भी असर पड़ेगा। और खास बात यह है कि ईरान के साथ खुले समर्थन में आ गया है रूस। ईरान के लिए हर कोशिश करेंगे, ये व्लादिमीर पुतिन ने अब्बास अराक्ची को भरोसा दिलाया है। शांति बहाली के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है, बड़ा डेवलपमेंट है। अब्बास अराक्ची को पूरी तरह से इंश्योर करते हुए नजर आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और कह रहे हैं कि ईरान के हितों के साथ है रूस। तो देखिए, ईरान अमेरिका युद्ध, मॉस्को से पुतिन का उद्घोष क्या है। रूस की सख्त चेतावनी सामने आई है। मॉस्को ने अमेरिका और इजरायल को आगाह किया, ईरान पर हमलों के दूरगामी असर होंगे। परमाणु ठिकानों पर हमलों से IAEA की साख को झटका लगा है। परमाणु और प्रसार संधि पर भी इसका असर पड़ेगा, NPT पर इसका असर पड़ेगा, यह कहा गया है। UNSC को नजरअंदाज कर ईरान पर हमले किए गए। रूस न्यूयॉर्क में उठाएगा ईरान पर हमलों का मुद्दा। न्यूयॉर्क में परमाणु और प्रसार संधि सम्मेलन में मुद्दा उठेगा, यह साफ तौर पर कहा गया है। बहल साहब, यह कितना बड़ा डेवलपमेंट आपको नजर आ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर पुतिन ने यह बताने की कोशिश की है कि वो ईरान के हितों के साथ खड़े हैं और उसमें आने वाले वक्त में भी कोई समझौता नहीं होगा। NPT के मुद्दे को भी वो जोर शोर से उठा रहे हैं। ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है आपके हिसाब से? समीर जी, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट तो जरूर है ये, क्योंकि एक तरह से स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी सी हो रखी थी। दोनों साइड को समझ नहीं आ रहा था कि आगे कहां जाए, क्या डिसीजन ले। दोनों चाहते नहीं है कि युद्ध हो, दोनों शांति चाहते हैं, पर दोनों चाहते हैं कि अपने टर्म्स पे हो और ऐसे लगे कि हमने शायद विक्ट्री या बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने के लिए, चाहे वो मिड टर्म पोल्स हो, चाहे वो ईरान के अपनी पब्लिक हो डोमेस्टिक ओपिनियन में। तो दूसरी चीज आ जाती है कि अब जो ये डिप्लोमेटिक विजिट्स चल रही हैं, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। आप देखिए, ईरान 2 बार पाकिस्तान चला गया, ओमान चला गया, अब रशिया में आया था। तो कहीं ना कहीं अराक्ची ने जो लिखित में दिए अपनी रेड लाइंस, वो डिस्कस हुई है मीटिंग के अंदर, जो हम बाद में भी आप शायद इसकी चर्चा करेंगे जैसे आपने कहा था। लेकिन दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि रशिया ने यह क्लियर कर दिया है कि वो इनके साथ है शांति प्रक्रिया के अंदर शांति बहाल करने के लिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और बोन ऑफ कंटेंशन है, जो शांति को नहीं ला सकता, वो है 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम, जो कि इस समय ईरान के अंदर है। अगर अमेरिका वो ले लेता है तो उसके लिए बड़ी जीत होगी, लेकिन अमेरिका को कभी देगा नहीं। तो इसका यह मतलब हुआ कि एक दूसरा सॉल्यूशन, जो ट्रंप को पहले भी पुतिन ने कहा था कि अगर आप हमें लेने दें 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम तो आपकी भी जीत होगी और कहीं ना कहीं इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस समय पुतिन का रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ईरान चाहता है परमानेंट युद्ध को रोका जाए। वो ये नहीं चाहता कि खाली सीज फायर और परमानेंट युद्ध। उसके लिए गारंटर पाकिस्तान नहीं हो सकता, उसका उतना पॉलिटिको इकोनॉमिक वेट नहीं है, वो गारंटर सिर्फ रशिया ही हो सकता है। तो एक होप जरूर नजर आ रही है, लेकिन डायलॉग और डिप्लोमेसी को देखते हुए दोनों को एक दूसरे की शक पर भी बहुत बड़ा सवाल है, दोनों की नीयत पर बहुत बड़ा शक है। इसको लेकर भी आगे बयान सुनाएं, उससे पहले इस बड़ी खबर जिसका आपने जिक्र भी किया कि 48 घंटे में तीसरी बार अराक्ची पाकिस्तान पहुंचे और देर रात रूस दौरा खत्म करने के बाद इस्लामाबाद अराक्ची पहुंचे और दूसरे दौर की वार्ता के लिए कूटनीतिक कोशिश तेज। हालांकि ईरान के प्रेस टीवी के हवाले से यह एक बड़ी खबर है। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के दौरे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तान में अमेरिका के साथ डील पर चर्चा संभव है। ओमान दौरे के बाद भी पाकिस्तान पहुंचे थे अराक्ची। रूस के दौरे के बाद भी फिर इस्लामाबाद वो पहुंचे हैं। दूसरे दौर की वार्ता को लेकर सुगबुगाहट एक बार फिर शुरू हो चुकी है।
हालांकि अरागची का ये पाकिस्तान दौरा डिकोड करना बहुत जरूरी है। इसी को लेकर संदीप अगला सवाल आपसे, उससे पहले खबर ये जहां साफ है कि किस तरीके से 48 घंटे में 3 बार पाकिस्तान अरागची गए। दूसरी बड़ी बात कि ईरान की शर्तें और रोड मैप और पोजीशन पर भी बातचीत हुई है। हालांकि पाकिस्तान का कूटनीतिक ब्रिज की तरह इस्तेमाल और अप्रत्यक्ष बातचीत का प्लेटफॉर्म पाकिस्तान बना रहा है और ब्लॉकेड खत्म होने पर यूएस से सीधी वार्ता भी होगी। अब पाकिस्तान, ओमान, रूस से क्षेत्रीय समर्थन की भी रणनीति है और मुनीर, शाहबाज, इशाक डार से भी सभी बिंदुओं पर बात। अब इसी रणनीति को लेकर सबसे बड़ी बात कि स्थायी युद्ध विराम का एक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। साथ ही ईरान का 10 पॉइंट प्रपोजल भी है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का समाधान। क्या ये मुमकिन हो पाएगा संदीप? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि ये जो बिग ब्रदर या बिग डैडी की भूमिका में रूस इस वक्त ईरान का साथ दे रहा है, रूस के हित और ईरान के हित क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप स्वीकार करेंगे? देखिए सुरभि जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, ब्रदर का आपने जिक्र किया। ये मैं भी सोच रहा था इसको डिप्लोमेटिक ब्रदरहुड कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि पिछले जब हमने देखा 40 दिन का जब वॉर था तो यदि ईरान टिक पाया था जस्ट बिकॉज ऑफ कि रशिया का सपोर्ट था, हर तरीके से सपोर्ट था और रशिया ने कहा कि देखो तुम लड़ो, जब तक लड़ सकते हो हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जब ये युद्ध डिप्लोमेटिक प्रोसेस में आया कि इसको खत्म किया जाए, वहां पर पाकिस्तान के सरजमी को दुनिया ने देख लिया। पाकिस्तान ने खुद बोल दिया कि देखिए हमारे बस का नहीं है ये। अब बात जब मॉस्को पहुंचते हैं अब्बास अरागची, वहां से एक नई कहानी शुरू होती है और ट्रंप ये कहते हैं कि देखिए मॉस्को आप पहुंचते ही ट्रंप के सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि देखिए हमारी जो हॉटलाइन है, हमारा जो टेलीफोन लाइन है वो बहुत सेफ है, सिक्योर है, आप डायरेक्ट हमसे बात कीजिए, आप हमसे बात कीजिए, बीच में किसी को लाने की जरूरत नहीं है। यानी कि ट्रंप को इस बात का एहसास हो चुका है कि पुतिन की एंट्री ये सिर्फ ड्रामेटिक नहीं है, ये बहुत ही कैलिब्रेटेड है, प्लान है और उसको कह सकते हैं कि टैक्टिकल भी है। और मुझे लगता है इस वजह से अब ट्रंप को एहसास हो गया है कि अब जो बातें होगी, पुतिन की एंट्री इस पूरी डिप्लोमेटिक प्रोसेस में जो एंट्री है और ओमान की एंट्री, क्योंकि ओमान तो आपने देखा था कि 27 फरवरी को भी ओमान बातचीत कर रहा था। तो इन दोनों देशों को जो सीरियस प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो डेडलॉक है वो खत्म हो, डायलॉग का प्रोसेस स्टार्ट हो। और यहां पर ट्रंप का यह कहना कि ईरान सीधे हमसे बात करे, अब बहुत हो चुका पाकिस्तान, वहां कुछ नहीं होता, वहां टाइम, ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान जाने में हमारा समय बहुत वक्त होता है, वेस्ट होता है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे सिनारियो में सबसे बड़ी जो एंट्री है वो मॉस्को की है। और पुतिन के खुलकर आना ये बात दर्शाता है कि जब डिप्लोमेटिक क्राइसिस हुई है ईरान के साथ, रशिया हमेशा खड़ा रहा है, इस पहले पर्दे के पीछे था। बिल्कुल, यानी आपको यह लग रहा है कि पुतिन के इस तरह ईरान के समर्थन में खुलकर आने के बाद बहुत कुछ है जो कि बदलने जा रहा है और ये जो सॉफ्ट अप्रोच डोनाल्ड ट्रंप की नजर आ रही है ईरान को लेकर, ये उसका नतीजा है। हॉर्मुज ब्लॉकेड से देखिए ग्लोबल संकट एक तरफ बढ़ता जा रहा है, ईरान की टोल वसूली से तनाव बढ़ा है। हॉर्मुज में ईरान की वसूली से कई देश भड़के हैं। ईरान की टोल वसूली नियमों के खिलाफ है ये कहा जा रहा है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अभी भी तनाव बरकरार नजर आ रहा है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में वसूली मतलब युद्ध, टैक्स नियम क्या है जल्द ये भी समझ लीजिए, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल तक नियम है, जहाजों पर टैक्स नहीं लग सकता। सर्विस देने पर शुल्क वसूली संभव है और जासूसी, प्रदूषण पर एक्शन का अधिकार। अगली बड़ी बात यह है कि 12 से 24 माइल तक जो नियम है उसके मुताबिक टैक्स, कस्टम और इमिग्रेशन कानून संभव है, जबकि कोई भी देश सीमित कंट्रोल रख सकता है। और 200 माइल तक जो नियम है उसके मुताबिक समुद्री रूट पर जहाजों को पूरी आजादी है और प्राकृतिक संसाधनों संबंधित देश का अधिकार भी है। सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ गुजरने पर टैक्स नियमों के खिलाफ और नियम तोड़ने पर जुर्माना लग सकता है और सर्विस देने पर फीस वसूली भी संभव है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर ईरान से अब फ्रांस बात करेगा, ये अगली बड़ी खबर है, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने यह बयान दिया है कि ईरान से हॉर्मुज खोलने के लिए बात करेंगे। मैक्रो का यह बयान, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर बढ़ते तनाव के बीच एक और कोशिश, और मैक्रो ने उम्मीद जताई कि ईरान मान भी जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में हालात सामान्य होने चाहिए। और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का एक देखिए बयान आया है, ईरान से अपमानित हो रहा है अमेरिका। अमेरिका ने बिना सोचे समझे जंग शुरू की।
अमेरिका के पास जंग से निकलने की कोई रणनीति नहीं है। ईरान सोच से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। यह बहुत बड़ा बयान है फ्रेडरिक मर्ज का। जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए ये युद्ध, जर्मनी का पक्ष रखते हुए मर्ज। और वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट पर यूएन महासचिव का भी बयान आया है। हॉर्मुज खोला जाए, जहाज को यहां से गुजरने दिया जाए, हॉर्मुज में किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं। हॉर्मुज में टोल नहीं लगना चाहिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिलनी चाहिए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर विश्व युद्ध का खतरा। हालांकि ईरान पर 90 कंट्री कैसे भड़की हैं क्योंकि हॉर्मुज में वसूली बर्दाश्त नहीं और टैक्स वसूली नहीं चलेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो तनाव और बढ़ेगा और दादागिरी से जंग का दायरा भी बढ़ेगा। हालांकि हॉर्मुज पर आगे क्या, ये एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि मैक्रो अब ईरान से सीधी बात करने की बात कह रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर ईरान को अल्टीमेटम भी दिया जा चुका है। समीर, एक सवाल इस लिहाज से समझना जरूरी है, तो फिर तो जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे वो सही थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं नाकेबंदी ना करता तो आप सबको टोल देना पड़ता। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये जो फर्क है बहल साहब, इसे क्या बाकी देश भी समझते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जब ईरान की तरफ से ब्लॉकेट किया गया था हॉर्मुज स्ट्रेट में, उस वक्त ये कहा गया था कि अमेरिका और इजराइल के जो सहयोगी देश हैं उनको नहीं गुजरने दिया जाएगा। ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को यहां से गुजरने भी दिया, लेकिन अमेरिका ने जो ब्लॉकेट किया है उसके बाद तो सब कुछ ठप हो गया है, क्योंकि अमेरिका किसी भी देश के जहाज को अब ना तो एंटर करने दे रहा है इस तरफ, ना निकलने दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर। यहाँ पे पहली चीज है, जो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन लॉ ऑफ द सीज है, वो बहुत क्लियर है कि नेचुरल स्टेट्स, ना कि जैसे सुएज कैनाल या पनामा कैनाल है, बट नेचुरल स्टेट्स जैसे स्टेट्स ऑफ होर्मुज, स्टेट्स ऑफ मलाक्का, ताइवान स्टेट्स है, उसे बंद नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी का मूवमेंट का फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ द नेविगेशन ऑफ सीज है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि ईरान ने इसके बाद, जब उन्होंने पहले स्टेट्स ऑफ होर्मुज बंद किया क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक वेपन था, इकोनॉमिक टूल था वॉरफेयर का, लेकिन बाद में उन्होंने खोल दिया। इस चीज को आप मत भूलिए कि ईरान खोल दिया, ये तो अमेरिका ने कंटिन्यू रखी अपनी नाकाबंदी, जिसके वजह से अब ईरान को भी फोर्स किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ईरान की कनपट्टी पे भी बंदूक अमेरिका ने लगाई रखी है। और यहां पे जो यूनाइटेड नेशंस के चांसलर, उनकी बात बहुत ही अच्छी है। वो कहते हैं बिना किसी के पक्षपात में, यानी कि ना अमेरिका ना ईरान, दोनों को खोलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ईरान को ही खोलना चाहिए, अमेरिका को भी खोलना चाहिए। दूसरी बात आ जाती है कि क्या पत्ते रह जाते हैं ईरान के पास नेगोशिएट करने के लिए, अगर वो खोल देता है और उसके बाद अमेरिका जो है अपनी मनमाही जो उनके अनरीजनेबल डिमांड्स है इंपोज करता है, तो हमें दोनों साइड का देखना पड़ेगा। और इस समय बहुत जरूरत है कि दोनों साइड से ही इसको स्टेट्स ऑफ होर्मुज को खोला जाए और कोई भी एस्केलेशन इससे आगे ना हो। अगर कोई भी एस्केलेशन होती है तो ना केवल ये, बाब अल मंडेब भी अगर बंद हो जाता है तो सोचिए 1/3 जो ऑयल का मूवमेंट है वो बंद हो गया। अभी $109 तक ब्रेंट की ऑयल प्राइसेस पहुंच चुकी है। सोचिए अगर एस्केलेट होता है तो ये प्राइसेस $150 या $200 तक पहुंच सकती हैं। पूरा विश्व मंदी के अंदर जा सकता है। नए प्रपोजल पर, जिसका थोड़ी देर पहले भी आपने जिक्र किया, वही अगली खबर है। ईरान ने अब अमेरिका को शांति प्रस्ताव दिया है और ये नया शांति प्रस्ताव है, जहां इस प्रस्ताव में हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की मांग है और संवर्धित यूरेनियम पर बात करने से इनकार कर दिया गया। हालांकि बड़ी खबर यह है कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए नया प्रस्ताव भेजा है। लेकिन ईरान के नए प्रस्ताव से खुश नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। नया प्रस्ताव ट्रंप को रास नहीं आया। नए प्रस्ताव में एटमी मुद्दा टालने की बात है और ये नागवार गुजर रही है ट्रंप को। पहले हॉर्मुज और नाकेबंदी पर बात की मांग की गई थी। ट्रंप शुरू से ही परमाणु मुद्दे पर अड़े हुए हैं। रॉयटर्स के हवाले से ये खबर सामने आ रही। इस बीच बड़ी खबर है, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का बयान, जिन्होंने कहा कि ईरान के प्रस्तावों पर ट्रंप ने मीटिंग भी की है और नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक हुई है। हालांकि ट्रंप ईरान पर जल्द बड़ा फैसला लेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर भी बातचीत की गई है। तो ईरान की एटमी जिद, फिर हमला करेगा क्या यूएस? ईरान का नया प्रस्ताव ट्रंप को पसंद नहीं आया है। ईरान के नए प्रस्ताव पर ट्रंप ने चर्चा की है। ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से इस बाबत सलाह ली है। ईरान के नए प्रस्ताव में परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा शामिल नहीं है और अमेरिका चाहता है कि वार्ता में परमाणु मुद्दा शामिल हो।
हालांकि ईरान ने न्यूक्लियर मुद्दे को टालने की भी पेशकश की है और ईरान चाहता है कि पहले युद्ध पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ऐसे में सवाल यही कि आगे क्या, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ईरान पर बड़ा फैसला भी ले सकते हैं और ईरान पर फिर हमलों की शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका की तैयारी पूरी है। वहीं इजरायल भी फिर ईरान पर हमले कर सकता है और इजरायल को यूएस से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर है। सिचुएशन रूम में ट्रंप की हाई लेवल मीटिंग हुई है। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप ने चर्चा की। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने को लेकर भी इस मीटिंग में बात हुई। ईरान में सीज फायर बढ़ेगा या फिर दोबारा हमले शुरू होंगे। ईरान पर हमले को लेकर बड़ा फैसला मुमकिन है, संभव है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिचुएशन रूम में। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी टीम के साथ मौजूदगी, क्या होगा इस पर हुआ है मंथन। ईरान से वार्ता पर आज बहुत बड़ी खबर है और उस बीच ईरान से वार्ता पर ही अमेरिका का वो बयान जहां ईरान से अमेरिका फर्स्ट के तहत ही बातचीत और मीडिया के जरिए ईरान से वार्ता नहीं होगी। ईरान से वार्ता संवेदनशील मुद्दा अमेरिका की तरफ से कहा गया। तो देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में हाई लेवल बैठक क्यों की, इसके बारे में आपको बताते हैं। ईरान का नया शांति प्रस्ताव क्या है? हॉर्मुज़ स्ट्रेट से नाकेबंदी अमेरिका हटाए, जो नेवल ब्लॉकेट किया गया है उसे हटाया जाए, जंग को स्थायी रूप से खत्म किया जाए, परमानेंट सॉल्यूशन का जिक्र है यहां पर। एनरिच्ड यूरेनियम पर फिलहाल बात ना हो। लेबनान में स्थायी युद्ध विराम की मांग की है ईरान ने। इसके अलावा विवादित मुद्दों को बातचीत से सुलझाया जाए, इस बात का जिक्र किया गया है ईरान के शांति प्रस्ताव में। और देखना यह होगा सुरभि कि अब ट्रंप का इस पर रुख क्या होता है। लेकिन संदीप, एक सवाल, व्हाटएवर सेड एंड डन, जब इस तरीके की मीटिंग होती है हम सवाल करते हैं कि वाकई अमेरिका की तैयारी है, अब क्या एग्जीक्यूशन होगा, डोनाल्ड ट्रंप अगले सैन्य कार्रवाई को लेकर हरी झंडी दे देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी किया उसका असर तो हो रहा है ना, क्योंकि जब इससे पहले भी बातचीत होती थी, इससे पहले भी सिचुएशन रूम में मीटिंग होती थी, तो जिस तरीके के संकेत मिलते थे उससे साफ था कि ईरान को दबाव में लाने की कोशिश थी और वो प्रेशर टैक्टिक्स काम आई। जहां आप देखिए कि ईरान कैसे डेस्परेट है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर, जबकि अब डोनाल्ड ट्रंप की सुई कह सकते हैं अटक चुकी है संवर्धन यूरेनियम पर और पूरी तरीके से परमाणु मुद्दे पर बातचीत को लेकर। देखिए सुरभि जी, मैं हमेशा मानता हूं कि इस समय ये जो समय चल रहा है, ये प्रेशर पॉइंट खत्म हो चुका है। ये प्रेशर टैक्टिस से, वो किसी भी तरीके के प्रेशर टैक्टिस ट्रंप का ईरान पर नहीं चल पा रहा है। वो इसलिए कि ईरान ने 40 दिनों में सारे प्रेशर्स को निस्तानाबूद कर दिया है। तो यहाँ ये आना, ये कहना कि आज से वॉर, ये करना, ये जो धमकी थी ट्रंप का, उस पर कोई असर नहीं है इस पर, ईरान पर। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि ईरान ने जो अपनी कंडीशंस रखी है। देखिए, ट्रंप ने 40 दिन के वॉर वर्सेस जो नेवल जो ब्लॉकेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ट्रंप का जो डिसीजन है ब्लॉकेट करना ओमान, गल्फ ऑफ ओमान में, ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट कर रहा है ईरान की इकॉनमी पर। और ईरान डिस्परेट भी है कि ये ब्लॉकेट को खोलना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से उसका सप्लाई चेन सिस्टम डिसरप्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ईरान की पहली कोशिश यही है, और बोला भी ईरान ने कि हमारी प्राथमिकता है कि फेज आउट हम रिजॉल्व करें इशूज को। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर आए, फिर इसके पहले हमारी परमानेंट पीस टॉक हो, देन हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आएंगे। ट्रंप कहते हैं कि पहले हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आएंगे। तो दोनों एक तरफ की जो 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 शर्तें हैं, दोनों की कंडीशंस है, वो अपने आप में बाइनरी पोजीशन को लेकर चल रही है। इसीलिए कहते हैं कि टॉक्स की संभावना अभी भी नजर नहीं आ रही है। मैं हमेशा कहता हूं कि वो, और ट्रंप की बात एक बहुत अच्छी है जो मैं कह सकता हूं यहां से, कि वो कहते हैं कि सीधे हमसे बात कीजिए। कहीं ना कहीं ट्रंप को ये लग गया है कि जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन अमेरिका का है वो दुनिया में दिख रहा है। जिस प्रकार से आज इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम सीधे ईरान से बात करेंगे, यानी मैक्रोन को इतना कॉन्फिडेंस है अब्बास अराक्ची के ऊपर। और याद कीजिए संदीप जी, बीते दिनों ईरान से ये आवाजें उठी थी कि ये जो बात हो नहीं पा रही है, सुलझ नहीं पा रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी है, जो कि एक गैर जिम्मेदार मुल्क है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और अब ट्रंप को भी लग रहा है कि ईरान को हमसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए, तो मसले जो हैं वो ज्यादा जल्दी सुलझ सकते हैं। लेकिन हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अमेरिका का रुख क्या है? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि एक तरह का आर्थिक न्यूक्लियर वेपन बना दिया है ईरान ने इसे। हॉर्मुज़ पर पाबंदी आर्थिक न्यूक्लियर हथियार के तरह है, परमाणु फाइल ही पूरे विवाद की जड़ है, यह कहा है मार्को रूबियो ने।
वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक और बयान कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को नहीं खोलेंगे और ईरान के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। हार्मूज बंद होने से ईरान में आर्थिक संकट है। तो मार्को रूबियो को आपने सुना। सिचुएशन रूम में हाई लेवल मीटिंग। क्या डोनाल्ड ट्रंप परेशान है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? पहली वजह, दूसरे दौर की वार्ता से ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। दूसरी वजह, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का अभी भी नियंत्रण है। तीसरी वजह, ईरान ने बाब अल मंदेब बंद करने की धमकी दी है वाया हूती। चौथी वजह, मुश्तबा खामनेई ने भी नई जंग की चुनौती दी है। पांचवी वजह, ट्रंप ईरान के साथ जंग में बिल्कुल अकेले पड़ गए। छठी वजह, नेटो के बाद अरब देश भी अब इस जंग को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। सातवीं वजह, चीन और रूस जैसे ताकतवर देश अब खुलकर ईरान की मदद कर रहे हैं, उसके रुख का समर्थन कर रहे हैं। आठवीं वजह, ईरान की मिसाइल क्षमता में कोई कमी नहीं आई है। नौवीं वजह, लेबनान में युद्ध विराम पर नेतन्याहू मान नहीं रहे। 10वीं वजह, जंग और वार्ता में ईरान की विजेता वाली छवि बनती जा रही है और लगातार ये दुनिया भर में कहा जा रहा है कि अमेरिका इस जंग में फंस गया है। डोनाल्ड ट्रंप को कोई एग्जिट पॉइंट मिल नहीं रहा। और इस बीच बड़ी खबर है ईरान जंग के बीच अमेरिका की ड्रोन शक्ति को लेकर। जहां MQ-25A स्टिंगरे ड्रोन का शक्ति प्रदर्शन हुआ है। हवा में ईंधन भरने में सक्षम है ये टैंकर ड्रोन और बिना पायलट और टेक ऑफ लैंडिंग करने में भी ये सक्षम है। बता दें 2027 तक हमले की क्षमता भी दुगनी हो जाएगी। और देखिए अहम खबर, मध्य पूर्व में अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर होगा तैनात। एयरक्राफ्ट कैरियर USS आइजनहावर जल्द पहुंचेगा मध्य पूर्व। ईरान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर USS आइजनहावर तैनात होगा। मिडिल ईस्ट में पहले से ही 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। तो मध्य पूर्व में एक और बाहुबली की एंट्री को लेकर यह खबर है, क्योंकि एक और US एयरक्राफ्ट कैरियर मध्य पूर्व रवाना हो चुका है। USS आइजनहावर ईरान के पास तैनात होगा और दबाव बनाने के लिए USS आइजनहावर का इस्तेमाल हो रहा है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और कई युद्धपोत पहले से ही मौजूद हैं। जी हाँ, USS आइजनहावर की ताकत के बारे में भी आपको बता दें, 3 फुटबॉल मैदानों से भी ज्यादा ये लंबा है। 270 से ज्यादा फाइटर जेट्स इस पर तैनात हो सकते हैं। 60 से 90 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। 3200 नौसैनिक और 2500 एयर विंग स्टाफ की तैनाती हो सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल एयरबेस इसे माना जाता है। हालांकि बहरीन में अब ईरान समर्थकों पर कार्रवाई को लेकर एक खबर आ रही है, जहां बहरीन में ईरान समर्थकों की नागरिकता रद्द और बहरीन ने 69 लोगों की नागरिकता को रद्द किया है। ईरान के समर्थन में बहरीन में हुए प्रदर्शन की भी ये तस्वीर देखिए, जहां देखिए लगातार बिगड़ते हालात के बीच बहरीन ने अब 69 लोगों की नागरिकता को भी रद्द कर दिया है। और वहीं अमेरिका की ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश सामने आई है। इजराइल में उतरे 12 KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स। इजराइल के इलाट हवाई अड्डे पर KC-135 की कुछ इस अंदाज में हुई लैंडिंग। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या अब अमेरिका शुरू करेगा युद्ध का दूसरा चैप्टर, क्योंकि इजराइल पहुंच चुके हैं 12 KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर और यूरोप से मध्य पूर्व को रवाना हुए हैं। C-17A ग्लोब मास्टर, C-5M सुपर गैलेक्सी भी इसमें शामिल है। समीर जी आप देखिए संकेत क्या मिल रहे हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका पकड़ कमजोर नहीं करना चाहता, वार्ता आगे नहीं बढ़ी तो हमले का विकल्प खुला है। ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी की जा रही है कोशिश।